अच्छा भाई, नेक्स्ट हम जो इसमें स्टार्ट करने वाले हैं दैट वुड बी योर रिएक्शंस, जो कि आपने अल्केन्स के रिएक्शंस देख लिए थे। अल्केन्स के भी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपके उसमें। कंबशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्रैकिंग हो गया। एल्कीन्स में हमने रिएक्शंस देखे थे। एल्कीन्स में सबसे पहले अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जितने भी रिएक्शंस हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें आप ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स भी कर रहे थे, क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन्स भी हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स भी होता है, एडिशन ऑफ स्टीम भी होता है जिसको आप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स कहते हैं। इसके अलावा आयोडीन मोनोब्रोमाइड के साथ भी हमने एडिशन देखी थी। कल हम लोग एक ईयरली पेपर कर रहे थे जिसमें आपने कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ, वैसे तो आपको मैकेनिज्म याद नहीं करना है बट आपने एक ओवरव्यू देखा था उसका कि किस तरह से वो प्रोसीड हो रहा होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बाद आपने एल्कीन्स के कुछ रिएक्शंस वो देखे थे जिसमें एल्कीन्स की एलिमिनेशन होती है, मतलब एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, जिसमें स्टीम आपकी एलिमिनेट होती है जिससे एल्कीन्स बनता है। इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स वो हमने देखा था, जिसको हम एलिमिनेट करके एल्कीन्स बना सकते हैं। इसी तरह आपने एल्कीन्स की दो तरह की ऑक्सीडेशन भी देखी हुई है। एक हमारे पास है कोल्ड ऑक्सीडेशन, जिसमें आप कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 डालते हैं जिसमें डायोल बनता है, और एक है आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन जिसमें आप हॉट KMnO4 एसिडिफाइड कंडीशंस में यूज करते हैं KMnO4 दोनों केसेस में। तो उसमें आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो रप्चर होता है और इसमें आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं। तो ये वाले रिएक्शंस हमने सारे देखे थे अल्केन्स के और एल्कीन्स के। उसके अलावा हमने रिएक्शन मैकेनिज्म सबके देख लिए थे, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो गया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो गया था कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। ठीक है जी। और आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2, जिसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें वो आपसे पूछता है कि भाई अगर लेट से अगर कोई भी कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है, तो उसके लिए आपका स्टैंडर्ड आंसर क्या है कि इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन विच इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीजें घूमती रहेंगी। आज हम क्या करते हैं, हम सारे जो बाकी के रिएक्शंस हैं उनका जरा जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं, हम रिसेंट ईयर्स को तो कभी कर रहे थे। इसके अलावा जितने भी टॉपिकल क्वेश्चंस हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, हम जरा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मेरी आपसे बात हुई थी, आप लोगों का एग्जाम जो है वो 19 मई को है, तो वी स्टिल हैव टाइम। हम लोग ग्रुप 17 जरूर रिवाइज करेंगे क्योंकि वो मई जून 2025 के रिस्पेक्ट से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनफैक्ट पूरी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें periodicity और ग्रुप 17 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 2 तो बहुत छोटा सा है, वो तो हम साथ ही रिवाइज कर लेंगे उसके। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री आप देख ही रहे हैं कि बाहर उसके क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली बन रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी। ठीक हो गया, स्टार्ट करें। अच्छा, आज हम पहले स्टार्ट करते हैं उससे, हेलोजनो एल्केन्स के रिएक्शंस देखते हैं कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। हमने रिएक्शन मैकेनिज्म तो पढ़ लिया हेलो एल्केन्स का। फिर अल्कोहल्स के रिएक्शंस देखते हैं, उसके बाद फिर कार्बोनाइल कंपाउंड्स के देखेंगे। उसके बाद थोड़ा आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। थोड़ी लंबी होने वाली है आज की क्लास, बीच में अगर थक जाओगे तो ब्रेक ले लेंगे। एनर्जेटिक्स के क्वेश्चंस, एनर्जेटिक्स हमने देखो क्वेश्चंस करके फराज रिकॉर्ड कर दिया। अब एनर्जेटिक्स के कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, पेपर 2 नहीं हो रहा है या पेपर 1 नहीं हो रहा है? क्योंकि पेपर 1 एनर्जेटिक्स का इस काइंड ऑफ डिफिकल्ट, लेकिन थ्योरी पेपर जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता है। पेपर 2 के अगर हैसेस लॉ के नहीं हो रहे तो वो तो इमिडिएटली मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि वो तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक आपका अगर पेपर 2 का क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कोई एक कॉन्सेप्ट में कोई गलती चल रही है आपके, क्योंकि वो बहुत बहुत सिंपल से क्वेश्चन है एनर्जेटिक्स के। आज अभी हम एक ईयर कर रहे थे शाम में जिसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन देखा था, वो दैट वाज 2023। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था, वो भी जरा देख लेना आज वाली क्लास जो हमने ली है। अच्छा भाई, अभी आपके पास हेलोजनो एल्केन्स हमें पता है कि वो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो नहीं कहेंगे, दीज आर दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
जिनमें आपके पास कोई हैलोजन लगा हुआ होता है। हैलोजन आर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको हम एल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। पहले सिलेबस में इनको एल्काइल हैलाइड ज्यादातर कहा जाता था, बट अब मोस्टली इसको हैलोजन एल्केन्स ही कहा जाता है। अब हैलो एल्केन जब भी बनता है हमारे पास, उसमें जो हैलोजन होता है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अ कार्बन एटम, सो उस पर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपके पास सबसे पहला जो रिएक्शन है हेलो एल्केन का, वो है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेलो एल्केन्स when they react with aqueous sodium hydroxide, तो प्रोडक्ट में बनता है एल्कोहल। ठीक है, और साथ में सोडियम हैलाइड बनेगा हमारे पास। जो भी हैलोजन लगा हुआ है वो जब निकलेगा तो वो सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, सोडियम हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास हेलो एल्केन है ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन, इसका अच्छा हमने रिएक्शन मैकेनिज्म देख लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, प्राइमरी है तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, और सेकेंडरी है तो इसमें हमारे पास एस सॉरी टर्शियरी है तो SN1 होगा। सेकेंडरी में जो है वो डिपेंड करता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि सेकेंडरी में वो कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए कह रहा है। अगर वो कहेंगे कि SN1 फॉलो करना है तो आप SN1 फॉलो कर लेंगे। अगर SN2 फॉलो करने के लिए कहेगा तो आप SN2 फॉलो कर लेंगे। अच्छा जी, इसी तरह का ना एक और रिएक्शन है, बस इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो क्या है? रिएक्शन कंडीशन इज हीट अंडर रिफ्लक्स। हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस होना चाहिए। ठीक है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। इसी तरह हमारे पास एक और रिएक्शन है, जब हम हेलो एल्केन्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड को ना एक्वस कंडीशंस में ना लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कोहल में डिसॉल्व करके लें, जिसको हम कहते हैं इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होता है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं होता बल्कि एलिमिनेशन होता है, और हेलो एल्केन से आपके पास बन जाएगा एल्कीन। मतलब जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है वो हेलोजन हटेगा और उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास जो हेलो एल्केन है वो इस तरह का है। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। अब 2 ब्रोमो ब्यूटेन को जब आप हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे विद एक्वस सोडियम हाइड्रो सॉरी इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन कंडीशंस इसकी भी यही है, हीट अंडर रिफ्लक्स। हीट अंडर रिफ्लक्स को मैं HR करके लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपका जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है वो हटेगा और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा। अब एडजेसेंट कार्बन में वी हैव 2 हाइड्रोजन ना, राइट पे भी एक एडजेसेंट कार्बन है, लेफ्ट पे भी एक एडजेसेंट कार्बन है। तो हमारे पास अगर फर्स्ट और सेकंड वाला कार्बन से एलिमिनेशन होती है तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो हमारा फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, इसको हम कहेंगे ब्यूट वन ई। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारा जो जिस कार्बन से ब्रोमीन हट रहा है उसके लेफ्ट वाले जो कार्बन है उसके साथ से हाइड्रोजन हट जाए, तो फिर हमारे पास इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्यूट टू इन बनेगा। नाउ ब्यूट टू इन इज अ डिफरेंट आइसोमर देन ब्यूट वन। ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताएं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में ब्यूटवानिन इज वन प्रोडक्ट, बट ब्यूटुइन के ना 2 अलग प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ब्यूटुइन में आपके पास सिस्टर्स आइसोमेरिज्म भी होगी ना। डबल बॉन्डेड कार्बन पे किसी पे एक पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक पे CH3 लगा हुआ है। सिस्टर्स आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? यू मस्ट हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, a molecule must have a carbon carbon double bond, and each double bonded carbon atoms must have different atoms of or group of atoms attached to it. So if you see this double bonded carbon atom, this has a hydrogen atom and one CH3, and the other double bonded carbon atom also have a hydrogen atom and a CH3 group attached. So this is your cis butene। इसी तरह इसका एक ट्रांस ब्यूटुइन भी होगा, जिसमें आप हाइड्रोजन को किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन को नीचे लिख दें। तो इसको ना फिर हम अलग अलग प्रोडक्ट काउंट करते हैं। सो दिस एलिमिनेशन वुड गिव यू 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें मेजर और माइनर नहीं होता, एलिमिनेशन रिएक्शंस में मेजर और माइनर नहीं होता, और एलिमिनेशन रिएक्शन का हमारे सिलेबस में रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो है ना फरास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है हमारे AS के सिलेबस में।
इसमें H2O भी बन, देखो इसमें जब आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो जिस कार्बन हट रहा है, कार्बन के साथ जो हेलोजन है वो हट रहा है, और बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा ना। अगर कोई और हेलोजन होगा, क्लोरीन होगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। वो वाटर तब बनता है जब आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवा के अल्कीन्स बना रहे होते हैं। ठीक है अहमद। सिस ट्रांस के बारे में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब इसकी एलिमिनेशन करवाओगे तो वी कैन गेट टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। इफ योर ब्रोमीन, इफ योर हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन एटम, so डबल बॉन्ड वुड कम बिटवीन फर्स्ट एंड टू कार्बन एटम, राइट। वन एंड टू कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या ये पहला वाला मॉलिक्यूल सिस ट्रांस कर सकता है? इसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, लेकिन क्या ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज डिफरेंट थिंग्स अटैच्ड? जो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, सेम सेम है ना, तो ये सिस ट्रांस नहीं बना सकता। लेकिन जो सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ रहा है, तो इसका एक सिस आइसोमर होगा और इसका एक ट्रांस आइसोमर होगा। तो इनको फिर मैं अलग अलग प्रोडक्ट काउंट करूंगा, तो इसमें थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं। सही है मुबशिर? ठीक हो गया, आगे बढ़े जरा। अच्छा जी, तो ये वाला आपको रिएक्शन याद रखना है, एलिमिनेशन का, सब्स्टिट्यूशन का। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है, वो सोडियम, एमसीक्यूज में यूजुअली ये मिस्टेक होती है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखता है, आप ये नहीं कंसीडर करते कि इथेनॉलिक लिखा है या एक्वस लिखा है। अगर एक्वस लिखा है तो सब्स्टिट्यूशन है, अल्कोहल बनेगा, और अगर इथेनॉलिक लिखा है तो एलिमिनेशन है, एल्कीन्स बनेंगे। तो बस ये ख्याल रखिएगा आप। इसके अलावा हेलोएल्केन का जो एक और रिएक्शन है वो है पोटेशियम साइनाइड के साथ। थर्ड रिएक्शन हेलोएल्केन का जो मैं आपको बता रहा हूँ, हेलोजिनो, they react with potassium cyanide to form nitriles, and this is the only reaction in the organic chemistry where you can increase the number of carbon atoms in a hydrocarbon chain. ठीक है, और this the other byproduct would be if you are removing chlorine, तो that would make potassium chloride, या ब्रोमीन होगा तो पोटेशियम ब्रोमाइड, तो जनरली पोटेशियम हेलाइड बनेगा। अब जैसे अगर मेरे पास कोई हेलो एल्केन है, लेट्स से वी हैव ब्रोमो इथेन, तो ब्रोमो इथेन में जब मैं पोटेशियम साइनाइड डालूंगा तो साइनाइड आयन विल कम एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल सब्स्टिट्यूट ब्रोमीन टू फॉर्म नाइट्राइल। अब जो नाइट्राइल होता है इसमें कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका यूजुअली स्केलेटल फॉर्मूला आप लोग गलत बना रहे होते हैं, इनका स्केलेटल फॉर्मूला ऐसे बनेगा 1 2, ये जो थर्ड कार्बन है ये बेसिकली ये वाला कार्बन है जिसके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो इसके साथ जब आप नाइट्रोजन लगाएंगे तो आप जो है वो अलग से इसमें नाइट्रोजन जैसे मैंने यूं लगा दिया, या यूं करके लगा दो, दिस इज नाइट्रोजन, तो इसके साथ आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ना इस तरह से बना रहे होंगे। और दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं? इसकी रिएक्शन कंडीशंस हमारे पास हैं हीट अंडर रिफ्लक्स, और इसमें हम पोटेशियम साइनाइड ना इथेनॉलिक लेते हैं, एक्वस नहीं लेते। अगर इसमें हम एक्वस पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो फिर OH नेगेटिव आइन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल गो एंड सब्स्टिट्यूट ब्रोमीन इंस्टेड ऑफ साइनाइड आइंस। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आइन ना हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं या साइनाइड की बात करूं, या फिर अभी हमने इससे पहले जो रिएक्शन पढ़ा था उसमें हम लोग उसकी एलिमिनेशन कर रहे थे, उसमें तो खैर चीज ही अलग थी हमारे पास। तो इसमें इथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड से एलिमिनेशन नहीं होगी। अभी आप लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो सब्स्टिट्यूशन हुई थी, इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो एलिमिनेशन होगी, इथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो भी एलिमिनेशन होगी। नहीं, इथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड लोगे एलिमिनेशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। एलिमिनेशन सिर्फ इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन आप मैकेनिज्म आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए आपको वो सब बात समझ आनी नहीं है अभी, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड हम इथेनॉलिक लेंगे, एक्वस नहीं लेंगे। इसी तरह आपके पास हाइड्रोक्साइड आइन जो है वो इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और इनफैक्ट आपने अभी रिसेंट ईयर्स में इसका एक क्वेश्चन देखा है जिसमें हाइड्रोक्साइड आइन एज अ न्यूक्लियोफाइल और अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल को कंपेयर करवाया हुआ है कि विच इज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने हाइड्रोक्साइड आइन चूज किया तो उसके बेसिस पे रीजनिंग लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अमोनिया चूज करते हैं तो उसकी बेसिस पे रीजनिंग लिखते हैं।
बट इट्स अप टू यू। अगर आपने अब, क्योंकि ये चीज आपको अलग से डिफरेंशिएट तो नहीं करवाई गई कि जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है वो क्यों स्ट्रॉन्गर है। वैसे आपको पढ़ाया जाता है ये कि पोटेशियम साइनाइड जो है हम इथेनॉलिक इसलिए ले रहे हैं, या अभी हम आगे चल के जो है वो अमोनिया लेंगे, वो भी हम इथेनॉलिक लेंगे टू अवॉइड हाइड्रोक्साइड एंड इंटरफेयरिंग विद दिस सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज हाइड्रोक्साइड आइन आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। और उसका एक रीजन तो ये होता है कि भाई इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन के पास जो हम ऑक्सीजन को बेसिकली इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है और इस पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी हाई चार्ज डेंसिटी है, तो कार्बन जो पार्शियल पॉजिटिव जिसको अटैक करना होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा फोर्सफुली अटैक करता है एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड साइनाइड। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हेलोजन एल्केन्स का आपने जो रिएक्शन पढ़ा है, इनके नाम पता है ना नाइट्राइल्स के। अब अगर 3 कार्बन एटम्स हो गए हमारे पास, तो इसका नाम हम कैसे देंगे? दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है। एक और हेलो एल्केन का बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसपे कभी कभार वो एमसीक्यूज में बड़ा खतरनाक से क्वेश्चन बना देता है। हमारे पास है हेलो एल्केन का रिएक्शन विद अमोनिया। दिस इज आवर मस्ट बी फोर्थ रिएक्शन। हेलोजिनोएल्केन्स रिएक्ट विद अमोनिया। अच्छा, इसमें अमोनिया अगेन जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो क्या होंगी? इथेनॉलिक अमोनिया लेना है। लेकिन इसकी ना एक स्पेशल रिएक्शन कंडीशन और भी है। इसको हम हीट करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट हीट अंडर रिफ्लक्स, दिस इज हीट अंडर प्रेशर। क्योंकि हम हीट करेंगे ना तो अमोनिया गैस जो है वो इवापोरेट या बॉयल हो सकती है, इसलिए हम इसको हीट अंडर प्रेशर करते हैं। और इसमें हम ना वी मेक श्योर कि अमोनिया हमेशा एक्सेस में ले। तो अगर मैं इसकी अलग से रिएक्शन कंडीशंस पूछूं ना इस रिएक्शन की, तो इसमें हीट अंडर प्रेशर है, ये आपको याद होना चाहिए। और अमोनिया जो है हम हमेशा एक्सेस अमोनिया लेंगे, एंड नॉट एक्वस अमोनिया बट इथानॉलिक अमोनिया। इथानॉल में डिसॉल्व करके या किसी अल्कोहल में डिसॉल्व करके लेंगे। और इससे एक न्यू फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं अमाइंस। ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा आपका। हेलोजन एल्केन विद साइनाइड इज हीट अंडर रिफ्लक्स। हाँ, सील ट्यूब भी होता है अगेन फॉर सेम रीजन। वो सील ट्यूब जब हम रखते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली मींस कि हम हीट अंडर प्रेशर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप हीट करेंगे अमोनिया को तो हेलो एल्केन फौरन तो रिएक्ट नहीं हो जाएंगे ना, वी नीड टू हीट इट टू मेक इट रिएक्ट विद अमोनिया। बट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन यू आर हीटिंग अमोनिया, तो अमोनिया जो है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो सम ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल दे स्टार्ट टू इवेपोरेट। दैट्स व्हाई वी शुड टेक सील ट्यूब, या फिर सील ट्यूब की ऑल्टरनेट वर्डिंग ये है कि वी कैन हीट इट अंडर प्रेशर। तो यस, if you have seen somewhere in the questions written heat in a seal tube, so that would be acceptable too। ठीक है भाई। अच्छा, ये वाला रिएक्शन की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, अक्सर हम भूल जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें होता है क्या है, अब अगर मेरे पास कोई हेलो एल्केन है जैसे क्लोरोइथेन है, उसको अगर मैंने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया है, तो क्लोरीन जो है वो अगेन सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, एंड नाइट्रोजन will get attached to the carbon atom displacing the chlorine atom, and this nitrogen is left with 2 hydrogen atoms only. One of the hydrogen of the nitrogen will leave, leaving its electron to the nitrogen, and this particular compound would be called as amines. The reaction mechanism would again be your न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। बनाना कैसे है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? इट इज एग्जैक्टली द सेम, बट यहाँ पे ना एक चीज और आपके पास आ जाती है कि नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन लीव कर रहा होगा। जैसे अभी आप लास्ट क्लास में, हम लास्ट से लास्ट क्लास में आई गेस हम वो क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ ना कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म डायरेक्टली पूरा तो बनाने के लिए नहीं आ सकता, हाँ बट कुछ थोड़ा बहुत बना बनाया जरूर आ सकता है। अब ये मेरे पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है जिसमें इसका जो लोन पेयर है इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल ना, सो इट विल अटैक दिस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, और साथ में क्या होता है, दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विल ब्रेक।
ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये प्राइमरी हेलो एल्केन है ना, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अमोनिया का जो नाइट्रोजन है, इट स्टार्ट्स टू मेक अ बॉन्ड विद द कार्बन, और जो कार्बन के साथ क्लोरीन बॉन्ड लगा हुआ है, इट विल स्टार्ट टू ब्रेक। एंड दिस पर्टिकुलर, दिस इज नॉट एन इंटरमीडिएट, बट इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसको हम इंटरमीडिएट नहीं कहते। और इस ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास, अच्छा ये ब्रैकेट तो नहीं लगाने की जरूरत इस पे, जब हाइड्रोक्साइड आयन अटैच्ड होता है ना, तो इस पे एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन कम्स विद वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बट अमोनिया मॉलिक्यूल इज नॉट कमिंग विद एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। Ultimately what happens that this chlorine leaves, and आपका जो नाइट्रोजन है, इट मेक्स अ बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम। लेकिन इस नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है कि हाइड्रोजन leaves its electron to the nitrogen atom and it is left with two hydrogen atom. But again, this reaction mechanism is not directly part of your syllabus due to this just कर लिया यारो। ठीक है, बट स्टिल के बना बनाया आ सकता है, उसमें से आपसे ये स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है कि एक कर्ली एरो आप शो कर दें, आपको क्या लगता है कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जा रहा होगा, या नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो जब नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, इट मींस नाइट्रोजन इज बिकमिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। So in order to fulfill this deficiency, a hydrogen atom of the nitrogen, it will lose one of its electron to the nitrogen atom, और वो निकल जाएगा एज अ H पॉजिटिव आइन। और फिर जो है वो जो क्लोरीन निकला है ना हेलोजन एल्केन से इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आइन, उसके साथ मिलके HCl बना लेगा। ट्रांजिशन स्टेट बिल्कुल बनाना जरूरी है। आप जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म बनाएंगे, अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसकी जगह नहीं दी हुई या उसके मार्क्स नहीं दिए हुए, तो एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली जो है वो मार्क्स गिवन होते हैं। बट अगर आपको उसने कहा है कि ड्रॉ अ कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आप उसमें ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनाएं। इट्स पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, वो आप जरूर बनाएंगे। ट्रांजिशन स्टेट पे अगर आप कर्ली एरो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, बट यूजुअली हम बनाते नहीं है यहाँ पे कर्ली एरो। ये वाला जो कर्ली एरो है ना, ये सब में नहीं बनेगा। ये हाइड्रेशन ऑफ स्टीम के केस में बन सकता है आपका, या आपका हमाइन के केस में बनेगा, और ये साइनाइड के केस में नहीं बनेगा आपका, या हाइड्रोक्साइड आयन के केस में नहीं बनेगा। तो इनके साइनाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के रिएक्शन मैकेनिज्म तो नॉर्मल जैसे आपने पढ़े हैं, वही है। ठीक है भाई। अरीबा, किस के लिए पूछ रहे हैं रिफ्लक्स का आप? रिएक्शन विद अमोनिया? नहीं, हीट अंडर रिफ्लक्स नहीं करना ना, हीट अंडर प्रेशर करना है। जब आप हीट अंडर प्रेशर कर रहे हैं तो आप रिफ्लक्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, आप रिफ्लक्स क्यों लगाते हैं कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इवेपोरेट कर रहा है उसको रोकने के लिए लगाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अमोनिया के लिए मैं रिफ्लक्स लगाता हूँ ना, तो वो फिर भी नहीं रुक पाता, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कम है, तो वो फिर भी निकल जाता है। तो इसलिए हम उसको ना सील ट्यूब में करेंगे या क्लोज कंटेनर में करेंगे, या मतलब इन शॉर्ट हम उसको हीट अंडर प्रेशर कर रहे हैं, कि हम उसको बॉयल होने ही नहीं दे रहे। ठीक है, क्या रिमूव करने का कह रहे हो हसन? Also for cyanidine, when you want to remove it by an alkali, how you do it? हसन, जरा elaborate करो, क्या कहना चाह रहे हो? अमोनिया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप इथेनॉलिक क्यों ले रहे हैं इसको, या फिर आप ये कह रहे हैं कि जो एक्सेस अमोनिया उसको कैसे रिमूव करेंगे? इफ यू वांट टू मेक ब्यूटानोइक एसिड फ्रॉम ब्यूटेन नाइट्राइल, ओके, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे उसकी यूजिंग अल्कली। अगर आप ब्यूटेनोइक ब्यूटेन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और
अमोनिया से तो अमाइन बन रहा है ना, अमाइन से आप एसिड नहीं बना सकते। आप अगर ये कह रहे हैं कि हमने अमोनिया लिया, इथेनॉलिक अमोनिया लिया, इससे अमाइन बनाया, अमाइन से एसिड थोड़ी बना सकते हो। हाँ, नाइट्राइल से अगर आप कह रहे हो कि मैं तो नाइट्राइल से आगे इसके हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना सकता हूँ, तो दैट्स राइट। व्हाट इज मेड फ्रॉम अमाइन, अमाइन से हम अमाइड्स बना सकते हैं आगे। हाँ श्योर हसन, मैं माइक खोल लेता हूँ। कहाँ पे वो, इस, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वो पूछ रहा था कि दो चीज़ें अभी आपने अमाइन का बताया कि उससे बन सकता है अमाइन। तो मैं कह रहा हूँ अमाइन को जब रिवर्स हम करेंगे वो कैसे करेंगे, यूजिंग एन एल्कली, क्योंकि ये मैंने उसमें देखा था एमसीक्यूज में। और वो अमाइन को साइनाइड के क्या लिए भी। करना चाह रहे हो? अमाइन को अगर एल्कली से रिएक्ट करें क्या होता है उसके बाद? अमाइन को अगर अल्कली से रिएक्ट करें, अमाइन का अल्कली के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। अमाइन देखो वैसे बेसिक इन नेचर होता है, अमाइन एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है। बट अमाइन का हम अल्कली के साथ कोई रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। उस एमसीक्यू में फॉर सम रीजन उन्होंने NaOH के साथ उसको रिएक्ट किया था, हम्म। और फिर और उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, दोनों कुछ आया था। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो रिएक्ट होगा क्योंकि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। जी, ये तो पता मुझे। सही और है। दूसरा जो है जो साइनाइड वाला मॉलिक्यूल होता है, इसमें अगर रिएक्ट करें हम इसको अगेंस्ट द बेस NaOH तो फिर क्या होता है? दोबारा बोलो, रिपीट करो। साइनाइड मॉलिक्यूल रिएक्टिंग अगेंस्ट अ बेसिक, वो अगेंस्ट अ बेस, क्या टू स्टेप प्रोसेस होता है ना वो? If you are reacting cyanide with haloalkane, या if you are reacting cyanide with a base? क्या कहते हैं, नाइट्राइल इज रिएक्टिंग विद द बेस, ये कह रहा हूँ, नाइट्राइल इज रिएक्टिंग विद द बेस। तो उसमें जो है क्या स्टेप्स होते हैं? Nitriles reacting with a base is hydrolysis। यस। ठीक है, हाँ उसका यस वी कैन। मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ना है। अच्छा। कि ठीक। आप बस ने ये याद रखना है कि नाइट्राइल्स को जब हम किसी अल्कली के साथ हीट करेंगे, या सिर्फ वाटर के साथ भी इसको हीट करोगे, या एसिड के साथ उसको हीट करोगे, तो the nitrile functional group will get converted into carboxylic functional group। तो मेरे पास कोई भी नाइट्राइल है ना, जैसे ये है, जैसे प्रोपेन नाइट्राइल, इसको अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यूजुअली व्हेन वी डू एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, तो हमारे पास क्या होता है, CN वाला जो कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। जी ठीक है। ठीक है, ये चलिए वाली बात शुक्रिया। आपने याद रखनी है। अगर ब्रोमो एल्केन को एक्सिस अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट्स में प्राइमरी के अमाइन के साथ अमोनियम ब्रोमाइड नहीं बनेगा जी। देखें, अगर आप ब्रोमो एल्केन को एक्सिस अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो उससे प्राइमरी अमाइन बनेगा, अमोनियम ब्रोमाइड भी बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा नहीं, बट आपके पास देखें अगर एक्सेस अमोनिया होगा तो अमोनिया एक्सेस जो बचा हुआ है, और जो प्रोडक्ट में आपके पास HCl बना है, तो वो अमोनिया जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। एक्सेस अमोनिया डालने का पर्पस ही यही है कि वी कैन स्टॉप फर्दर सब्स्टिट्यूशंस, क्योंकि जो आपका प्राइमरी अमाइन बना है, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन राइट, ये क्या करेगा, ये भी जाके सब्स्टिट्यूशन करवाना शुरू कर देगा हेलो एल्केन्स के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, अगर उनमें से कुछ बचे रह गए। तो एकदम तो सारे के सारे रिएक्ट नहीं हो जाते ना, और जब ये वाला अमाइन जाके सब्स्टिट्यूशन करवाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट में फिर, अगर आपको बनाना ही सिर्फ प्राइमरी अमाइन था, तो ये वाला अमाइन जब जाएगा तो नाइट्रोजन के साथ अभी एक हाइड्रोजन तो लगा रहेगा, बाकी एक अल्काइल चेन भी आ जाएगी उसके साथ, तो ये फिर आपका सेकेंडरी अमाइन बन जाता है। ठीक है, और सेकेंडरी अमाइन की नेमिंग हमारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है, कल कोई पूछ रहा था। तो प्राइमरी अमाइन तक आपकी नेमिंग आनी चाहिए, जैसे ये जो अभी हमारे पास अमाइन बना हुआ है, दिस इज माई इथाइल अमाइन। ठीक है, और ये वाला जो इसका नाम होता है वैसे वो आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन वो जरूरत नहीं है, दिस इज N, डाइथाइल अमाइन। ठीक है भाई, हम एक्सेस, पहली बात तो हम इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए लेते हैं ताकि हाइड्रोक्साइड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना करे।
और एक्सेस अमोनिया इसलिए लेते हैं ताकि जो प्रोडक्ट में आपके पास HCl बना है, वो HCl जो है वो एसिड है, और जो अमाइन बना है वो बेसिक इन नेचर है। तो ये दोनों ही आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में अमाइन, इथाइल अमाइन नहीं मिलेगा, बल्कि इसका सॉल्ट मिलेगा, जिसको हम कहेंगे इथाइल अमोनियम क्लोराइड। जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। हमें प्रोडक्ट में अगर सॉल्ट नहीं चाहिए इसका, अगर हमें एथाइल अमाइन चाहिए, तो हम एक्सिस अमोनिया इसलिए लेते हैं कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इतने सारे होंगे कि जैसे जैसे HCl बनता जाएगा, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि अमोनिया और HCl इन फ्रंट ऑफ ईच अदर आए और ये प्रोडक्ट बना लें। इससे पहले कि ये HCl मॉलिक्यूल्स इस अमाइन को अप्रोच करें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, लेकिन बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। यस, ये जो मैंने नीचे अमाइन बनाया है, ये सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। और दिस अमाइन इज ऑल्सो केपेबल ऑफ मेकिंग अ टर्शियरी अमाइन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो जाके जो है वो दूसरे इथाइल अमाइन को भी दोबारा जाके अटैक कर सकता है, तो टर्शियरी अमाइन भी बन रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ये रिएक्शंस है हमारे पास हेलो एल्केन के। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हमने कौन कौन से रिएक्शन पढ़े थे, आप किस किस रिएक्शन से आपने हेलो एल्केन्स बनाए, वो याद है आपको? हेलोजन एल्केन्स आपने जो है वो क्लोरीन के साथ एल्केन्स को जब रिएक्ट करवाया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, एक तो आपने ये करवाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, जिसमें आपने किसी भी एल्केन को, अभी ये आपने फर्स्ट क्लास में यही पढ़ा था, यूवी लाइट के साथ आपने रिएक्ट करवाया, तो आपके पास मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस हो सकती हैं और हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स यूवी लाइट और सनलाइट, और ये रिएक्शन को हीट नहीं करना पड़ता, इट हैपेंस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज वन रिएक्शन थ्रू विच यू कैन फॉर्म हेलो एल्केन। सेकेंडली, हेलोजन एल्केन आपने एल्कीन से बनाया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें आपने ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स भी करवाई, क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन्स भी करवाई, और आपने रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब किसी भी हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ आप रिएक्ट करवा सकते हैं इसको, तो ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ भी, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ भी, आयोडीन मोनोब्रोमाइड के साथ भी। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। कोई भी एल्कीन, इसमें क्या होगा, सिंपल, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एंड बोथ ऑफ these डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विल गेट अ न्यू एटम, जो कि एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक ब्रोमीन हो सकता है, दोनों ब्रोमीन भी हो सकते हैं, दोनों क्लोरीन भी हो सकते हैं। अच्छा भी, इसके अलावा और हेलो एल्केन आपने कैसे बनाया, इसके अलावा और जो है वो अल्कोहल से भी बना सकते हैं। पता है, अल्कोहल्स की सब्स्टिट्यूशन करके भी हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं, जरा जल्दी से रिवाइज करवाओगे क्या क्या चीजें यूज करते हैं? ये सारे रूम टेम्परेचर पे होते हैं, इन सबकी कंडीशन जो है वो रूम कंडीशन है, हीट नहीं करना पड़ता। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड, इससे भी हम बना सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई अल्कोहल है, C2H5OH, उसमें मैं अगर HCl डालूंगा, तो क्लोराइड आयन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल सब्स्टिट्यूट हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म क्लोरोइथेन, और साथ में क्या बनेगा, H2O वाटर। इस रिएक्शन के बारे में यूजुअली एमसीक्यूज में आपके पास एक चीज गिवन होती है, जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि भाई दिस रिएक्शन में ना, वी डू नॉट यूज HCl गैस डायरेक्टली, HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस यूज कर रहे होते हैं इसमें, क्योंकि भाई HCl अगर डायरेक्टली यूज करेंगे तो वो लीक हो सकती है, और वो एसिडिक गैस है, तो जो डेंजरस है। इसलिए हम इसको रिएक्शन मिक्सचर में, इंस्टेड ऑफ एडिंग HCl डायरेक्टली, हम क्या करते हैं, वी एड सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये रिएक्शन जो है वो आप ग्रुप 17 में पढ़ते हैं, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट एज एन एसिड विद सोडियम क्लोराइड, इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HCl। अब आपको ये पता है कि क्लोराइड आइन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ना, इस रिएक्शन को हम एसिड बेस्ड रिएक्शन कहते हैं, ऑल्दो इसमें जो है ना हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब रिएक्शन जो है वो सॉल्ट से हो रहा है, लेकिन इसको हम ना एसिड बेस्ड रिएक्शन इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज एन एसिड ओवर हियर, क्योंकि ये H पॉजिटिव आइन डोनेट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, इट इज लीविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन आइंस, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक एज एसिड काम कर रहा है।
अच्छा, chloride ions cannot be further oxidized by sulfuric acid. Bromide ions can be further oxidized. Iodide ions can be further oxidized, but sulfuric acid is not a powerful enough oxidizing agent to oxidize chloride ions. तो हमारे पास HCl गैस जो बनेगी रिएक्शन मिक्सचर में, वो बनते ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगी। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इसमें अहमद, सनलाइट की एब्सेंस ना, हम इसमें हाँ ये कह सकते हो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एब्सेंस ऑफ लाइट की, क्योंकि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। हाँ, अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ब्यूट वनीन है, तो जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है उन कार्बन के साथ जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो उनमें फिर हम अगर एडिशन करवाना चाह रहे हैं सिर्फ, तो उसमें एब्सेंस ऑफ सनलाइट होना चाहिए। हाँ, गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, इसके अलावा जरा जल्दी से अगर मुझे याद दिला सकते हो, कंडीशंस क्या है इसकी? कंडीशन इज हीट अंडर रिफ्लक्स। इसकी कंडीशन भी हीट अंडर रिफ्लक्स। अच्छा, मार्किंग की में आपने जगह जगह देखा होगा कि उसने हीट लिख के छोड़ा हुआ है, रिफ्लक्स नहीं लिखा हुआ। ऑल्दो कुछ हमारे पास बुक्स में जो है वो हीट अंडर रिफ्लक्स लिखा हुआ है, लेकिन लैब से भी हमें पता, वैसे लैब में तो आप रिफ्लक्स यूज नहीं करते, लेकिन हमें आइडिया होता है कि हीट अंडर रिफ्लक्स आना चाहिए वहां पे। बुक्स में लिखा हुआ होता है, मार्किंग की में कुछ जगहों पे उसने स्किप किया हुआ है हीट अंडर रिफ्लक्स। बट जहां जहां आपको याद करवाया आप लिख कर आ जाइएगा उसको। अच्छा भाई, इसके अलावा आप हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं? अल्कोहल का एक और रिएक्शन है जिससे आप एल्केन, वो हेलो एल्केन बना सकते हैं। वह है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल विद, याद दिलाओगे? तीन चीजें और हैं जिससे आप हेलो एल्केन बना सकते हैं अल्कोहल को रिएक्ट करवा के। C2H5 को इथेनॉल लिया हुआ है मैंने, SOCl2, वेरी गुड, सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड, PCl5 एंड PCl3। अच्छा, पहले वाले दो जो रिएक्शंस हैं ये रूम टेम्परेचर पे होता है, इसके लिए हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप PCl3 लिखते हैं तो आपको इसके साथ हीट लिखना हो। अच्छा, इसमें आपके पास क्लोरो एल्केन बनेगा। पहले वाले के जो प्रोडक्ट हैं उसमें सल्फर डाइक्लोरोऑक्साइड के साथ HCl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। नीचे वाले में HCl और फॉस्फोराइल क्लोराइड बनता है, POCl3। ठीक है, और PCl3 के साथ जो है वो फॉस्फोरिक एसिड बनता है, फास्फोरस 3 क्लोराइड के साथ। अगर मुझे ब्रोमीन वगैरह ऐड करवाना है तो फिर मैं फास्फोरस ब्रोमाइड भी ले सकता हूँ उसको रिएक्ट करवाने के लिए। एल्कीन विथ हाइड्रोजन फॉर हेलो एल्केन नहीं, एल्कीन को हाइड्रोजनेशन जब करवाओगे तो वो फिर एल्केन बनेगा, हेलो एल्केन नहीं बनेगा। हेलो एल्केन कब बनेगा? जब हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे आप, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। एल्कीन हाइड्रोजनेशन करवाओगे एल्कीन की तो एल्केन बनेगा, हेलो एल्केन क्यों बनेगा? ठीक है, ये वाले जो रिएक्शंस है ना, ये बेसिकली इसमें से जो इसमें HCl के व्हाइट फ्यूम्स बन रहे हैं ना, HCl गैस इसमें भी बन रही है, और अल्कोहल के साथ भी HCl गैस बन रही है। तो इसमें जो है ना, ये जो दो रिएक्शंस हैं इसको हम ना एज ए टेस्ट फॉर अल्कोहल्स भी यूज करते हैं। अल्कोहल में आप ये डालें SOCl2 या PCl5, अगर व्हाइट फ्यूम्स दिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के, तो इसका मतलब है कि जिसमें आपने ये SOCl2 डाला है वो क्या है? अल्कोहल है। ठीक हो गया? अच्छा जी, देन अल्कोहल्स में आपके पास सबसे पहले तो आपको अल्कोहल के बारे में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि फ्रेशली एडेड है सिलेबस में 2022 के बाद, कि अल्कोहल्स जो होते हैं उनकी नेचर क्या होती है। ठीक है, तो अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर, अल्कोहल्स आर लेस acidic than water. Basically, anything less acidic than water can also be considered as alkaline. अब पहले तो आपके जहन में सवाल आएगा कि वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो लेस एसिडिक देन वाटर, वाटर वाटर बेसिकली बेंचमार्क है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं सारी सॉल्यूशंस को कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। अगर उनका पीएच वाटर के जितना है तो वो न्यूट्रल है, वाटर से कम है तो एसिडिक है, वाटर से ज्यादा है तो अल्कलाइन है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि एएस में हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना।
कि क्यों वाटर जो है वो एसिडिक कह रहे हैं उसको, या अल्कोहल्स को रिलेटिवली कंपेयर क्यों ऐसे कर रहे हैं कि दिस इज लेस एसिडिक देन वाटर, और इन अदर वर्ड्स अल्कोहल इज एल्कलाइन। अच्छा, इसमें जो है ना, इसकी रीजनिंग जो है वो दो तरह से आपके पास की जा सकती है। एक रीजनिंग तो इसकी ये है कि अगर मैं इथेनॉल को वाटर में डालता हूं तो ये आयोनाइज होता है टू गिव, जैसे कोई भी अल्कोहल है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, इट डजेंट मैटर, तो ये जब आयोनाइज होगा तो इसका जो नेगेटिव आयन होता है वो कहलाता है ईथ ऑक्साइड आयन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेगेटिव आयन होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना, इसी तरह अल्कोहल से जो नेगेटिव आयन आता है वो एल्क ऑक्साइड आयन कहलाता है। अच्छा, इस एल्क ऑक्साइड आयन में ये जो नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बन रही है, इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब क्या है कि ये वापस H पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे अनआयोनाइज्ड अल्कोहल मॉलिक्यूल बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज फर्दर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। Alcohols are less acidic than water because alkoxide ions are less stable. So position of equilibrium stays more towards left hand side. एक रीजनिंग तो ये है इसकी। हाँ, अल्कोहल हैज अ लेसर कंसंट्रेशन, नहीं, नॉट अ लेसर कंसंट्रेशन बट ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ सही है। बेसिकली ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा, वो हमने क्लास में जरूर डिस्कस की होगी क्योंकि उस वक्त टाइम होता है, हम आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जाके बातें कर सकते हैं। बट एनी सोल्यूशन विद कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन greater than 1 exponent minus 7 mole per dm cube is considered to be acidic solution. But any solution with concentration of H positive ion less than 1 exponent minus 7 mole per dm cube is considered to be an alkaline solution. Water, when water is pure water, that is water at 298 Kelvin or 25 degrees Celsius, it also gives some H positive ion because water molecules are self-ionized. Few of the water molecules only are self-ionized to give H positive and OH negative ion. So even pure distilled water has some H positive ions present, and the concentration of those H positive ions is this. If any solution has more H positive ion, then this value is acidic. And if any solution has less H positive ion, then this value is alkaline. But again, this whole concept is not included in your AS chemistry. ठीक है, ये A2 का काम है। तो आपने या तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की टर्म्स में आप इसको डिस्क्राइब करें, या फिर आप इसको किस तरह से और डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ चुका है व्हाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, भाई दिस, why alcohols are less acidic than water, you have to compare the acidity of alcohol with water. Okay, so you can define it like this: the OH bond in hydroxyl functional group, this OH bond is strong in alcohol and the OH bond is weak in water. If it is weak in water, it means it gives, a water molecule gives more H positive ions in aqueous solution, means water is more acidic. But if alcohol OH bond is stronger than OH bond of water, it means lesser number of H positive ions in the aqueous solution. So alcohol is less acidic. लेकिन ये क्यों स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि इसके साथ जो एल्काइल चेन लगी हुई होती है ना, तो एल्काइल ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, as alkyls are electron releasing group या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये वही सेम एक्सप्लेनेशन है जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का चक्कर था ना। तो व्हेन दीज एल्काइल चेन्स दे पुश देयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन और दी OH बॉन्ड, तो यहाँ पे जो शेड पेयर की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, इट इंक्रीजेस, ड्यू टू विच द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन स्टेज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर। So alcohol molecules give fewer H positive ions. Hence, fewer H positive ions are released
in aqueous solution of alcohols. ठीक है भाई, तो एक explanation तो ये है. The other explanation that must be written in your notes, that alcohols are incompletely ionized. So the alk oxide ion is less stable. The position of equilibrium stays further towards left hand side. इसका भी मतलब वही है कि alk oxide ion कम more less stable है. मतलब वो इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं कर रहा, वापस H पॉजिटिव आयन को अपने साथ जोड़ के ये बना लेते. ठीक है, अब आप अल्कोहल्स पार्शियली आयनाइज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पार्शियली आयनाइज तो कार्बोक्सिलिक भी होता है, पार्शियली आयनाइज तो वाटर भी होता है, वाटर आयनाइज होता है. ठीक है, तो बट इनमें आपस में क्यों डिफरेंस है आयनाइजेशन का? पार्शियल तो तीनों है, पार्शियल में कौन ज्यादा है उनमें से, वो हम एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं. अच्छा, आप लोग, मैं एडवाइस करूंगा आप लोग ये वाली बात लिखें, क्योंकि ये वाली बात जो है वो मार्किंग की में ये वाली बात दी हुई है, इक्विलिब्रियम वाली बात बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन आया नहीं था ना ये इसमें अभी तक. तो हम जो है वो इसलिए कुछ भी लिख सकते थे. हम जो रीजनिंग नोट्स पे लिख के बैठे हैं वो A2 की रीजनिंग होती है, जिसमें अल्कोहल को कंपेयर किया जाता है. एएस में ना इन्होंने OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ से इसको कंपेयर करवाया है. वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, उस पर भी मार्क्स मिलेंगे. बट क्योंकि खुद लिख के दे दिया इन्होंने इसका पहली बार क्वेश्चन बना के इसका आंसर, तो आप भी कोशिश करें कि आप यही वाला आंसर याद रखें. यही एग्जैक्ट नोट्स मैं अपडेट कर दूंगा ना आपके वर्कशॉप वाले रिवीजन वाले फोल्डर में. सबको अलग अलग भेजने में ना फिर कहीं मैं भेज देता हूँ, कहीं रह जाते हैं, फिर वो एक गड़बड़ हो जाती है, तो एक जगह पे इसलिए सारे अपलोड किए जाते हैं. आगे बढ़े. अच्छा जी, फिर अल्कोहल्स की हमारे पास कुछ टाइप्स थी: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, वो आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए. जैसे कि अल्कोहल जिस कार्बन के साथ OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसके साथ सिर्फ डायरेक्टली एक एल्काइल लगा हुआ है और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल, जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं. वैसे हम लोग प्राइमरी ही कहते हैं इसको. सेकेंडरी अल्कोहल मतलब अगर आपके साथ अल्फा कार्बन, द कार्बन टू विच OH is attached, if it has two alkyl groups attached, this is your secondary alcohol. If your alpha carbon or the carbon to which OH is attached, if it has three alkyl groups directly attached, then that is considered as tertiary alcohol. ठीक है, ये जरूरी है जानना, क्योंकि अल्कोहल्स के हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है. अच्छा, मैं अपलोड करके रिमाइंड भी करवाऊँ, अपलोड कर दिया भाई. आफ्टर योर क्लास, राइट आफ्टर योर क्लास, विद इन 10 मिनट्स में अपलोड कर देता हूँ सारी चीजें. ठीक है. अच्छा भाई, नाउ अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें आपने अल्कोहल बनाए. तो पहले तो आप फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स के रिएक्शन देखें, फिर अल्कोहल्स के रिएक्शन देखते हैं. अल्कोहल आपने अभी तक जो जो बनाया है, आपने एल्कीन से अल्कोहल बनाया, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, वो हमने एल्कीन में देख लिया. ठीक है, इसमें आपकी जो रिएक्शन कंडीशंस हैं, वो कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट आप यूज कर रहे होते हैं. इसमें प्रेशर जो है वो 60 to 65 एटमॉस्फेयर का आप प्रेशर यूज कर रहे होते हैं इसमें. एंड ऑफ कोर्स यू हीट द मिक्सचर टू प्रोड्यूस अल्कोहल. स्टीम लेते हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस होती है. याद नहीं करनी है, बट ये दोनों जरूर याद रखिएगा. फास्फोरिक एसिड स्पेशली जो कैटलिस्ट होता है वो तो हमें याद रखना ही रखना है. तो इससे अल्कोहल बन जाता है हमारे पास. अच्छा, इसके अलावा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. बार बार कह रहा हूँ, कल एक क्वेश्चन कर रहे थे फास्फोरिक एसिड वाला जिसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा था वो, पर रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने के लिए नहीं आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आएगा, लेकिन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है वो भी. इसमें आपके पास मेजर और माइनर प्रोडक्ट बन सकता है. ठीक है, इसके अलावा आपने अल्कोहल्स और कौन से रिएक्शन में देखे थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में भी आपने अल्कोहल बनाए थे जब आप एल्कीन की कोल्ड KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, उससे भी आपके पास अल्कोहल बनता है, लेकिन वो डायोल्स बनते हैं. ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट
KMnO4 इन एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, इससे हमारे पास डायॉल बनते हैं जहाँ पे पाई बॉन्ड खत्म होता है। अच्छा, हॉट KMnO4 से अल्कोहल नहीं बनता, हॉट KMnO4 से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रप्चर होगा, तो या तो कीटोन बनेगा या कार्बोक्सिलिक बनेगा, अल्कोहल नहीं आता उसमें। अरे अल्लाह, इशराक बेटा, कहाँ अपलोड हो रहे हैं ये सारी चीजें? वहीं पे हो रही है ना अपलोड जहाँ पे आपके पास पूरे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। बिल्कुल मिल जाएगा, वहीं पे तो अपलोड हो रहा है। अगर अब आप लोग जो भी जहां से भी एक्सेस कर रहे हो उसको, वहां पे ये सारी चीजें अपलोड हो रही है। ठीक है, और आपके पास डिटेल लेक्चर्स हैं, तब आपके पास ये नोट्स हैं, डिटेल लेक्चर्स हैं, इसमें आप कोई चीज अगर आपको याद नहीं आ रही तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप डिटेल लेक्चर से जाके उसको देखें। यहाँ से देखने का कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ से तो बस आपकी मेमोरी थोड़ी सी मैं जॉल्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें थी। अब अगर इनमें से कुछ जहन में नहीं है तो जाके रिवाइज करो पूरा प्रॉपर लेक्चर। अच्छा जी, इसके अलावा अल्कोहल बनाने के कुछ अलग रिएक्शंस थे हमारे पास, जिसको हम नहीं, अल्कोहल तो हमने यहाँ से बना लिया, बस उसके बाद हम अपना उससे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन से या कार्बोक्सिलिक एसिड से जो अल्कोहल बनाते हैं वो थोड़ा अलग से देखेंगे। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल फॉर्मेशन एक और आपने देखा था हेलोजन एल्केन के साथ, अभी अभी पीछे देख के आए हो। ये सारे बार बार वही चीजें चल रही होती हैं। मतलब मेरे पास अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाऊं मैं हेलो एल्केन की विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अभी अभी आपने अल्कोहल बनाया ऊपर। ठीक है, ये दोबारा करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, SN1 SN2। सॉरी, हेलो एल्केन के साथ, तो इससे भी हमारे पास अल्कोहल बन रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और जो रिएक्शन है अल्कोहल के जिससे अल्कोहल बनता है वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी साथ ही लगा लो। अच्छा, इसमें ना आप लोग एक प्रॉब्लम ये कर रहे हैं, आप लोग जो है इनकी रिडक्शन करते वक्त थोड़ा सा कहाँ पे वाटर आएगा कहाँ पे नहीं आएगा उसमें आप लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं। Y2SO4 is not oxidizing HCl like hydrogen iodide, मार्किंग की में ये आंसर नहीं लिखा था। H2SO4 is a powerful enough oxidizing agent, but ये लिखा था कि in comparison to has more stronger bond। ओके, देखो आप ना दो चीजें अलग अलग फायजा, आप दो चीजें ना अलग अलग लेके चल रहे हो साथ। देखो, हाइड्रोजन आयोडाइड है और HCl है, सही है। अब मार्किंग की में आप कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड, मैं ये कह रहा हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग आयोडाइड बट नॉट क्लोराइड आइन, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट अ पावरफुल इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आइन, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज द क्लोराइड आइन बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडाइड आइन। अच्छा, इसमें अगर आप इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड बात कर रहे हैं तो बात तो वही हो जाएगी कि अगर आप HCl, पहले तो HCl बॉन्ड टूटेगा फिर सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो अगर ऑल्टरनेट वर्डिंग्स में इस तरह से लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोराइड हैज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाँ ये भी चल जाएगा आंसर। अब मार्किंग की में ही इसी क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर जगह जगह पे डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं, दे ऑल आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर आप पीछे इसका बैकग्राउंड स्ट्रेच करें तो एक ही रीजन बन रहा है ना सबका, कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, द बॉन्ड बिटवीन HCl इज मोर स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन आयोडाइड इज लेस स्ट्रॉन्गर या वीकर। ठीक है, क्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट इज डिफिकल्ट
to snatch the electron from the chloride ion as compared to from the iodide ions. ठीक है, तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। आप अगर आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वाला रीजन भी मिल जाएगा, आप दोनों ही लिख सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ और बात पूछी हुई है तो फिर मुझे दिखा देना क्वेश्चन, पता चला पूछा भाई कुछ और है, उसकी बेसिस पे आंसर लिखा हुआ है, तो वो फिर चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है फैजा, नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। पहले देख लें भाई, देखिए अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट जो आप लेंगे ना, देखो रिड्यूसिंग एजेंट ना आपके पास होता है LiLH4, इसको हम ड्राई ईथर में लेते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत रिएक्टिव होता है, तो वाटर में जो है ना ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम इसको ड्राई ईथर में लेते हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी रिड्यूस करवा देता है, ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स को भी रिड्यूस करवा देता है। लेकिन हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4। NaBH4 जो है ना वो इसका फुल नेम अगर आप याद करना चाहें आप कर सकते हैं, अदरवाइज इनके जो है वो आप फॉर्मूला भी लिख देंगे तो वो भी काफी होता है, फुल नेम जबरदस्ती आपसे नहीं पूछे जाते। अदरवाइज इसका फुल नेम है लिथियम, इट इज नहीं, सोडियम, नीचे वाला है सोडियम, यह है लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट। ठीक है, और नीचे वाला है सोडियम टेट्रा हाइड्रो हाइड्रिडोबोरेट, सोडियम टेट्रा हाइड्रिडोबोरेट, और ऊपर वाला है लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट। बट अगेन देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर देयर नेम्स, अगर आप इसका सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे तो वो भी बहुत है। NaBH4 हम एक्वस कंडीशन में यूज करते हैं विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये माइल्ड ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस करवा देता है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस नहीं करवाता। अदरवाइज हम हाइड्रोजन गैस भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, बट वी अवॉइड दैट। यूजुअली आपके पास यही मिलेगा, आप भी यही लिखेंगे। बोरोहाइड्रेट, बोरोहाइड्रेट आयन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, वंस क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि हीट अंडर रिफ्लक्स है ना, जस्ट हीट लिखा था व्हेन ऑक्सीडाइजिंग अ प्राइमरी अल्कोहल, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगर नहीं लिखा हुआ कि हीट अंडर रिफ्लक्स है तो आप एल्डिहाइड बनाएंगे उसको। ठीक है, और अगर लिखा हुआ है हीट अंडर रिफ्लक्स तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, और अगर हीट एंड डिस्टिल लिखा हुआ है तो कंफर्म एल्डिहाइड बनाएंगे, और अगर सिर्फ हीट लिखा हुआ है और उसने कार्बोक्सिलिक दे दिया प्रोडक्ट में, तो जब दे दिया तो फिर आपको वो कार्बोक्सिलिक लेके चलना पड़ेगा। ब्रेक चाहिए कितनी देर का? थोड़ा सा और जरा ये बीच वाली कंप्लीट कर लेना रिडक्शन, फिर ब्रेक की बात करते हैं। देखो दिस इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। अब इसकी ना रिडक्शन की इक्वेशन देख लो। देखो भाई इसमें ना कोई इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास एक एल्डिहाइड है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मूला तो आप लिखोगे नहीं, आप बस इसका नेसेंट हाइड्रोजन एटम लिखोगे। अब ये बनाएगा अल्कोहल, ये तो आपको पता है ना, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल बनाएगा। जिस कार्बन पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जो कार्बोनाइल कार्बन है वहां पे आ जाएगा OH। अब OH आने का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया, इसके साथ पहले से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, लेकिन वो जो जब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन खत्म हुआ है तो कार्बन के साथ दो बॉन्ड्स और जगह है ना अभी, यहाँ पे हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स लगाएंगे, और जब हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स लगाएंगे तो देखो दो हाइड्रोजन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। मुझे दो हाइड्रोजन नेशन हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा। इसके साथ आगे प्रोडक्ट में और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अभी कोई थोड़े दिन पहले किसी ग्रुप पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कोई पूछ रहा था ना, तो अगर कोई है यहाँ पे, आई गेस अरीबा यू वर डिस्कसिंग दैट। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास लेट्स से अगर मेरे पास कोई वो है कीटोन है,
अब कीटोन में क्या होता है, ये अल्कोहल बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो जिस कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उस पे OH आ जाएगा, तो नीचे एक और हाइड्रोजन लगेगा ना वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो पहले कीटोन का एक जो ऑक्सीजन है इसका हाइड्रोजन आया है, और एक हाइड्रोजन और नीचे आया है, तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ रहे हैं ना 2 हाइड्रोजन, तो मुझे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ नेशन हाइड्रोजन एटम्स देने पड़ेंगे, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस होगी ना। और अगर, अब जरा ध्यान से देखना, अभी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, इसमें अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट लगाते हैं, जैसे CH3C, अब ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये खत्म हो जाएगा, ये OH रह जाएगा और इस पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे। अब ध्यान से सुनना, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट आप दोनों यूज कर सकते हैं। आप एल्डिहाइड और कीटोन के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, LiLH4 भी यूज कर सकते हैं, और आप NaBH4 भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप कीटोन के लिए भी दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सिर्फ LiLH4 यूज करते हैं, क्योंकि वो NaBH4 कर नहीं पा रहा होता कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस। तो उसके लिए अगर आप नो रिएक्शन लिख सकते हैं। अच्छा भाई, अभी मुझे आप बात बताएं, ऑक्सीजन दो थे कार्बोक्सिलिक में, जब आपका अल्कोहल बना तो ऑक्सीजन तो एक हो गया, तो दूसरा एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? उसको फिर बैलेंस करने के लिए वाटर बनाते हैं, वाटर बनेगा। और जब वाटर बनेगा तो देखो इसमें यहाँ पे सिर्फ इसमें एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, और 2 हाइड्रोजन वाटर के साथ आ गए, तो टोटल कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा राइट साइड पे आपको दिख रहे हैं? पहले सिर्फ एक था ना इस पूरे फंक्शनल ग्रुप में, चलो वो तो एक ही हो गया। 1 2 3 4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आपके पास है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? सही है भाई। तो ये रिडक्शन की इक्वेशन इनकी आती है लिखने के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ प्राइमरी ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन में प्राइमरी अल्कोहल और वाटर बनेगा। क्लियर है ये बात? मतलब इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं भाई, वेन एवर यू आर रिड्यूसिंग अ एल्डिहाइड, यू गोना गेट प्राइमरी अल्कोहल कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल प्लस वाटर। तो यहाँ पे आएगा 2 2 4। ठीक है। हाँ, ओनली रिडक्शन ऑफ कीटोन गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा भाई, ब्रेक चाहिए आप लोगों को? कितनी देर का? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स? 10 मिनट्स, ओके चलो। अच्छा भाई, नेक्स्ट इज आपके पास अल्कोहल का एक और रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है। एस्टेरिफिकेशन के बारे में यूजुअली दे आस्क के आपका विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो वो एस्टेरिफिकेशन जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है वो आपस में रिएक्ट होकर एस्टर बनाते हैं। आपने ग्रेड 11 में भी पढ़ा है ये रिएक्शन। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन बड़ा यूजुअली हम देख रहे हैं रिसेंट ईयर्स में एस्टर्स का, वो बहुत ज्यादा आ रहा है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी साइड पे उसका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें वो एक क्वेश्चन और किसी ने अभी भेजा हुआ था जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी था। ठीक है, अगर अभी कोई है उस क्लास में जिसने भेजा था, तो अगर दोबारा मुझे एक मैसेज कर दोगे तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी अभी बता दूंगा। तो इसमें हमारे पास
जैसे यही वाले दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के एस्टर्स बनाएंगे तो एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। वैसे तो एस्टर्स आप लोगों को बनाने आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आई होप बनाने आते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके सामने एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एस्टर्स। ये आप पॉलीमराइजेशन पढ़ते थे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ग्रेड 11 में, तो वहां पे आप एस्टर्स बनाते थे। एएस में आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तो नहीं है, सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इसलिए ये चीज़ ज़्यादा रिकॉल नहीं होती है। अदरवाइज दिस इज योर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, इसलिए हम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली आपके पास ये मॉलिक्यूल, एक तो पॉलीमर्स पढ़े थे आपने के इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते जाएंगे, लेकिन एएस में ना वो एक साइक्लिक कंपाउंड बनवाते हैं आपसे। वो साइक्लिक कंपाउंड किस तरह से बनेगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास इस मॉलिक्यूल को अगर लेट से मैं इस तरह से करके लिख दूं, मतलब फ्लिप करके लिख दूं, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा लाइक दिस। और ये वाला कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल आपस में एस्टर बना लेगा, ये वाला कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल आपस में एस्टर बना लेगा। तो ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल बनेगा ना, ये साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। जैसे इसको अगर मैं बनाऊंगा तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इसमें एक CH2 है यहाँ पे, जैसे मैंने एक कार्बन ज्यादा लगा दिया, इसको कम कर देते हैं, बल्कि अजीब सा लगेगा ये। तो ये इस तरह से एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। अब इसका आप स्केलेटल फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका स्केलेटल फॉर्मूला कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। कार्बन नहीं लगाने हैं। ये एक बैंड और आना है इसमें ना, शुड बी लाइक दिस। ठीक है भाई, तो ये सेल्फ एस्टेरिफिकेशन कह सकते हैं इसको। सेम मॉलिक्यूल जो है वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसके अलावा पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी आपको याद रखना है। आप एस्टर बॉन्ड को वापस ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं। आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी एस्टर में एसिड डाल के उसको हीट करें या सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट करें या कोई भी और अल्कली डाल के हीट करें, तो आपके पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगी। अच्छा, एस्टर बनाने के लिए जो हम अगेन कैटलिस्ट यूज करते हैं वो एसिड यूज करते हैं, दैट इज यूजुअली सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे आप HCl भी यूज कर सकते हो, पर हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम लोग जो है यही दोनों एसिड यूज कर सकते हैं। यूजुअली जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड आप एस्टर बनाने के लिए यूज करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए यूज करते हैं। अगर मैं इसी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करता हूँ वापस, तो वापस जो इससे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस मिल जाएंगे। और जब एस्टर बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है यहाँ से इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगेन जो है वो जिस कार्बोक्सिलिक जो जिस मॉलिक्यूल से ये एस्टर बने हुए हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं इस तरह से। राइट। एक CH2 मुझे लग रहा है मैंने आगे पीछे कर दिया है। इसमें 1 2 3, ये 1 2, हाँ एक नीचे लगेगा, एक्चुअली मैंने मिस कर दिया है इसको ना। मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से रैंडम ले लिया जल्दी में।
ये यूं बनना है। ठीक है, दिस इज थर्ड कार्बन। और ऊपर भी जो है वो एक आपका कार्बोक्सिलिक है, दिस इज 1 2। ये थर्ड वाला है। सही है भाई। तो ये वाला शेप इसका गलत हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर 2 में अभी फ्रिक्वेंटली देख रहे होंगे। यानी मेरे पास एक क्वेश्चन अभी अभी आया था, लेट मी सी अगर मिल जाए। चलो अभी तो नहीं मिल रहा, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चंस में आ जाएगा। अच्छा, फिर और रिएक्शंस कौन से हैं अल्कोहल के? अल्कोहल की कंबशन। कंबशन में आपके पास कंप्लीट कंबशन की आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब मेरे पास कोई अल्कोहल है, लेट्स से प्रोपेनॉल है। इसकी अगर मैं कंबशन करूंगा तो प्रोडक्ट में वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसकी बैलेंसिंग आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे बैलेंसिंग करनी है। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से 4 हो जाएंगे, वाटर से 10। एक ऑलरेडी ऑक्सीजन अल्कोहल में है तो मुझे 9 ऑक्सीजन और बनाना है, तो मैं इसको 4.5 या 9/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये वाला काम आप कर लेंगे। अल्कोहल का रिएक्शन अभी अभी आपने ऊपर देखा था, जब हम अल्कोहल को, किसी भी अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या फिर हम उसको PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या PCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो प्रोडक्ट में हेलोजनो एल्केन्स बनेंगे, जिसमें क्लोरीन एज अ हेलोजन आके लग जाएगा OH को सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, ये अभी अभी हमने ऊपर देखे हैं रिएक्शंस। इसी तरह अल्कोहल की सेकेंडरी अल्कोहल को रिड्यूस करके हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बना रहे थे, ये भी आपने देख लिया था। वो अल्कोहल का रिएक्शन तो नहीं है, वो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में आ जाएगा। अल्कोहल का एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ये आप लोग भूल जाते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल। अल्कोहल जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अब मेरे पास कोई अल्कोहल है, इथेनॉल है, इसको मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो ये बनेगा C2H5, एल्कोक्साइडाइन और सोडियम आइन आ जाएगा। तो इसका जो नाम होगा दैट वुड बी सोडियम ईथ ऑक्साइड। प्रोपेनॉल के साथ होता तो सोडियम प्रोप ऑक्साइड। और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, इसमें आप बैलेंस करने के लिए हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ये जो सोडियम ईथ ऑक्साइड होता है ना, ये वाइट सॉलिड होता है, इसको हम वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। और इसमें आपके पास ये जो सॉल्ट है, इसकी जो खुद की नेचर होती है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसमें रिएक्शन को जब हम करवाते हैं ना, तो यूजुअली हम इसके अंदर कोई इंडिकेटर डाल देते हैं पहले से। तो जब ये सॉल्ट बनता है तो वो इंडिकेटर का कलर चेंज, अल्कली वाला कलर चेंज हो जाता है। जैसे फिनॉल्फिथिलीन बुक्स में लिखा हुआ है आपके, अगर आप फिनॉल्फिथिलीन इसमें डाल के रखेंगे तो जो कलर होगा आपका पिंक कलर का हो जाएगा जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा आगे। ठीक है, अल्कोहल सिर्फ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अब आपने अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करवाना है। आपको लगता है कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें बबल्स दिखेंगे कलरलेस गैस के, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। शाम में हम पेपर कर रहे थे, उसमें आपने देखा था कि एफर्वेसेंस, जब सोडियम मेटल डाल रहे हो तो एफर्वेसेंस आ रहे हैं, बबल्स को आप एफर्वेसेंस भी कहते हो। लेकिन जब आप सोडियम कार्बोनेट डाल रहे थे तो एफर्वेसेंस नहीं आ रहे थे। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, वो अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो तीनों चीजों के साथ रिएक्ट करता है, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड
हाइड्रोजन गैस बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। लेकिन अल्कोहल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ये लिखूं, ये रिवाइज कर लोगे? ठीक है, मतलब देयर विल बी नो effervescence with sodium carbonate as well as सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वैसे भी नहीं आने थे। शाम में पेपर कब करा? कर तो रहे थे। यस, लिंक भेजा था मैंने। ये तो हमारी जो स्केड्यूल्ड ईयरली पेपर की क्लास थी ना, वो वाली हमने की थी, इसलिए मैंने रिमाइंडर नहीं दिया था उसका। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम का हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट ना, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रोपेनोइक एसिड। ये रिएक्ट करेगा आपका सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा, सोडियम प्रोपेनोएट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा। टर्शरी अल्कोहल भी रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, प्राइमरी भी करेगा सेकेंडरी भी करेगा। हम्म, कह सकते हो टर्शरी अल्कोहल थोड़ा सा फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा ना, तो एच पॉजिटिव आइन नहीं, मुश्किल से रिएक्ट करेगा टर्शियरी अल्कोहल, सॉरी, क्योंकि OH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा ना टर्शियरी अल्कोहल में। चलें आगे। फिर आपको अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन भी आपने करके देखी है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब आप करते हैं तो एल्कीन्स बनते हैं। आपने एल्कीन्स में ये रिएक्शन देखा था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एल्कीन्स। इसमें एल्कीन भी बनता है, वाटर भी बनता है, और इसमें आप जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो दो तरह के कैटलिस्ट हैं। आप या तो आप इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, साथ में हीट करेंगे, या फिर आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके साथ भी हीट कर सकते हैं, दोनों से हो जाता है। ठीक है, होगा क्या इसमें, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो OH निकल जाएगा, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और जिस कार्बन पे आपका इसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, और इन दोनों कार्बन पे क्या आ जाना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे आपने अभी वो किया था ना, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम हेलो एल्केन टू फॉर्म एल्कीन, बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह से होगा। ठीक है, फिर आ जाती है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड भी बनते हैं, आपके पास कीटोन्स भी बनते हैं, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनते हैं। अब अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे और अगर उसके साथ आपने लिखा हुआ है हीट एंड डिस्टिल्ड, तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड बनेगा।
या अगर सिर्फ हीट लिखा हुआ है तो भी फिर हम एल्डिहाइड लेते हैं। तो फिर क्वेश्चन को देखना होता है कि उसने क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर प्राइमरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करें और साथ में हीट अंडर रिफ्लक्स लिखा हुआ है तो फिर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होता है, क्योंकि जब फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो फिर टर्श अपना क्या कीटोन्स बनेंगे। और अगर टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो तो ऑक्सीडाइज्ड ही नहीं होता। इनकी इक्वेशन भी वैसे जैसे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की इक्वेशन हम देख रहे थे ना, कि क्या आएगा इसमें लेफ्ट और राइट पे और किस तरह से बैलेंसिंग होगी, तो इसकी भी इक्वेशंस आपको इसी तरह से आनी चाहिए। ये मैं बनवा देता हूँ आपको। जैसे प्राइमरी अल्कोहल है ना, कोई भी आप प्राइमरी अल्कोहल ले लें, इथेनॉल ले लें, दैट्स इट। मैं ले लेता हूँ प्राइमरी अल्कोहल, स्ट्रक्चर बना लेते हैं बल्कि ना। अब ये देखने में लग रहा होगा टर्शरी, लेकिन ये है प्राइमरी अल्कोहल। इसको मैं ऑक्सीडाइज्ड कर रहा हूँ। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, अच्छा अभी हम हीट एंड डिस्टिल कर रहे हैं तो मतलब मैं अभी सिर्फ एल्डिहाइड बना रहा हूँ। तो अब आप देखो, खुद देखो ना कि क्या हो क्या रहा है इसमें। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया है। और आपके पास साथ में हाइड्रोजन आ गया है। तो इसमें जिस कार्बन पे OH लगा हुआ था उसके साथ पहले दो हाइड्रोजन थे, ठीक है, और एक OH था। जब एल्डिहाइड बना तो अब एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, मतलब वी आर इन डेफिसिट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। तो वो टू हाइड्रोजन एटम्स फिर कहाँ जाने, वो टू हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आने, ठीक है। अगर इनकेस भूल जाओ तो आप ऐसे देख लेना, यूजुअली आप लोग इसमें ना पूरी इक्वेशन लिखते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हो। अब इसमें आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कितने होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन यहाँ पे अल्कोहल में एक है और एक एल्डिहाइड में ऑक्सीजन आ रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, तो राइट साइड पे टोटल एक्स्ट्रा टू ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पे 1 मोल ही रहेगा इसका। समझ आती है बात। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, उसको आप हीट अंडर रिफ्लक्स कर रहे हैं, मतलब आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। तो अब आपके पास इक्वेशन में क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव 1 ऑक्सीजन ओवर हियर, ठीक है। इस कार्बन के साथ पहले दो हाइड्रोजन ये थे और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है आपके पास, बाकी के दो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फिर आपको वाटर मिलेगा, इसको आप H2O लिखेंगे। और जब आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग फिर कैसे होगी, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये यहाँ पे 1 2, और हियर यू हैव 3 ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ 2 मोल्स लगा देंगे। तो ये आप ये याद ना करें, आप ये समझ के खुद बना लें इक्वेशंस। समझ आती है बात। इसी तरह अगर मेरे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, लाइक वी हैव दिस थिंग, ये सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसमें क्या होता है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, विल मेक वाटर विथ इट। और OH में एक ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन तो चलो है अभी भी, एक ऑक्सीजन वाटर में एक्स्ट्रा आ गया है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन से बैलेंस हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास लेट्स से ये अल्कोहल है, अगर आपसे कह दें कि इसकी इक्वेशन, इसको हमने ऑक्सीडाइज किया है और इसका पहले तो प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट में आपको पता है कि दोनों अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल हैं, तो कीटोन बन जाएगा। अब आपके पास दोनों जो कार्बन एटम्स हैं, मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है इसके साथ एक हाइड्रोजन भी तो था, वो भी निकला, राइट। अगर मैं एक अल्कोहल की बात करूंगा तो एक हाइड्रोजन एटम निकला,
और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो एक वाटर इसका यहाँ से निकलेगा और दूसरे वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो मैं इस केस में 2 मोल ऑफ वाटर बनाऊंगा। ठीक है, और फिर नेचुरल ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए भाई एक ऑक्सीजन यहाँ था, एक ऑक्सीजन यहाँ था, इसमें यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्वांटिटी वही है, लेकिन यहाँ पे कितने हाइट ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे टोटल 2 ऑक्सीजन। तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 4 ऑक्सीजन आ रहा है। एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो यहाँ पे 4 करने के लिए मुझे 2 नेचुरल ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। कर लेंगे भाई, बना लेंगे अब आप लोग इक्वेशन इसकी। और कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग लेते हैं वो K2Cr2O7 एसिडिफाइड कंडीशन में, और ऑफ कोर्स एक्वस होगा, या फिर KMnO4। आपको जब रीजन एंड कंडीशन लिखने के लिए कहता है तो आप एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट 7, अगर वो कहता है नेम दी ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप पूरा नाम लिखेंगे। वो फिर क्या होगा, एक्वस एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। अदरवाइज फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ भी ना कहे तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं फौरन इसका। और वैसे हम लोग कोशिश करते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ये काम करें, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल में कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जब हम हीट करेंगे KMnO4 के साथ तो वो रप्चर भी हो सकता है, इसलिए यूजुअली वी प्रेफर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से। ठीक है, अल्कोहल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडोफोम टेस्ट या ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट। इसको हम ट्राई आयोडोमीथेन भी कहते हैं और आयोडोफोम टेस्ट भी कहते हैं। ट्राइआयोडोमीथेन क्या है, CH3, ये मॉलिक्यूल है जिसके येलो पीपीटी आते हैं आपके पास। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई ऐसा अल्कोहल है जिसमें जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली एक मिथाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब एक भी हो सकता है वो, लेट से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिथाइल का होना जरूरी है। और अगर आप लेट से इस तरह से बना लें, एक मिथाइल का होना जरूरी है। तो इन सब में एक एक मिथाइल तो है। इसमें होता क्या है, जब हम डालते हैं आयोडोफोम, ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट जब करते हैं तो उसकी जो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं वो एक्वस एल्कलाइन आयोडीन ऐसे लिखा हुआ होगा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या आयोडीन लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है आपके पास, इसका ना रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीटली तो आपको याद नहीं करना, लेकिन आप ना इसका फाइनल प्रोडक्ट जरूर याद रखें। मतलब ये भी एक तरह से ना ऑक्सीडेशन ही होती है। अगर मैं ये जो फर्स्ट वाला मेरा अल्कोहल बना हुआ है, क्या नाम है इसका, इथेनॉल, इसमें अगर मैं अल्कलाइन एक्वस आयोडीन डाल के हीट करूंगा तो बेसिकली होता क्या है इसमें, ये जो आपका कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है, ये OH जो है वो हट जाएगा और ये कार्बन जो है वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलेट आयन। लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये जो इसके साथ कार्बोक्सिलेट आयन आता है ना, उसमें ये जो हाइड्रोजन है CH3 वाला, मिथाइल वाले जो 3 हाइड्रोजन है, ये आपके रिमूव हो जाते हैं और ये CI3 बनता है। और फिर ये ना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और फिर इसके बाद जो है ये मॉलिक्यूल CHI3 बनता है। अब इसका रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप नहीं है आपके सिलेबस में, इसके येलो पीपीटी आते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव है। और ये फाइनली ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरा आपके पास क्या कहते हैं, जो दूसरी एल्काइल चेन अगर इसमें कोई लगी हुई है, नहीं तो ये जो है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो भी अल्कोहल है आपका, उसमें से एक CH3 निकाल दो, बाकी का पार्ट कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये वाला जो अल्कोहल है, इसमें से एक CH3 मैं निकाल दूंगा, बाकी का पार्ट कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो थर्ड वाला अल्कोहल मैंने बनाया हुआ है, इसमें से एक CH3 निकाल दो, बाकी का पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, आयोडो 4 मिथाइल, देखो मिथाइल 4 तो हो नहीं सकते, पहली बात 3 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब आयोडोफोम टेस्ट ना पॉजिटिव आपका इसमें भी होगा
पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी। टर्शियरी अल्कोहल में आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि फिर ये ना, ये वाला जो कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक बना नहीं सकता। एक मिथाइल तो हट गया, दूसरा मिथाइल आयोडोफोम से नहीं हट रहा होता, एक हट रहा होता है बस। तो बस आपने ये याद रखना है कि टर्शरी अल्कोहल में आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता। आयोडोफोम टेस्ट जो है ना, वो क्यों है, वो इस वजह से है कि आप जो है बस ये पता लगा सकें कि आपका जो अल्कोहल है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, क्या उस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है या नहीं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी हो सकती है, कोई और दूसरी आर चेन भी हो सकती है, दो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। और ये सिर्फ अल्कोहल्स के लिए नहीं होता, ये एल्डिहाइड के लिए भी होता है। अब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कोई, उसमें अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो उसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा कार्बन मतलब वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ना, एल्डिहाइड, उसके साथ अगर एक CH3 है तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। अच्छा, एल्डिहाइड में ना सिर्फ एक ही एल्डिहाइड ऐसा है जो आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, वो है आपका इथानल। इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड पॉसिबल ही नहीं है जो आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव दे, क्योंकि मैं जैसे ही कार्बन बढ़ाऊंगा तो आपके पास वो एल्काइल नहीं, मिथाइल नहीं रहेगा ना, वो इथाइल बन गया फिर। और कीटोन्स में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। कीटोन्स में अगर आपके पास यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल कीटोन कहते हैं इनको, तो ये आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होगा। कीटोन में आपके पास ऐसा कीटोन भी हो सकता है जिसमें दो मिथाइल लगे हुए हों। ये सब कार्बोनाइल कार्बन जो है ना, ऑक्सीडाइज होने के बाद, मतलब आयोडोफोम के साथ रिएक्ट होने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। मतलब जब ये रिएक्ट होगा आयोडोफोम टेस्ट के साथ तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। क्योंकि ये हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं तो फाइनल मिक्सचर में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, बल्कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा होता है, कार्बोक्सिलेट। ठीक है भाई, याद रहेंगी ये बातें आपको। आगे बढ़े। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास एक कंपाउंड है, क्या इसमें आयोडोफोम टेस्ट किसी भी तरह पॉजिटिव आ सकता है? कोई भी ऐसा अल्कोहल है जिसके साथ CH3 लगा हुआ है, इस वाले अल्कोहल के साथ भी जिसमें अल्फा कार्बन है, इसके साथ भी CH3 नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी, ये इसके साथ है CH3, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, इसलिए आयोडोफोम टेस्ट आपको पॉजिटिव नहीं दे सकता। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं चलो, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कहाँ कहाँ आपके पास कीटोन आना है? ऊपर वाला कार्बन सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन हो जाएगा, दिस वुड बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट वाला जो है। और जो टर्शरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, तो वैसे ही रहेगा। हाँ, आयोडोफॉर्म इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। चले आगे बढ़े। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर, अल्कली के साथ सॉल्ट एंड वाटर, मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अभी देखे हमने ये सारे। अल्कोहल के साथ एस्टर एंड वाटर। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन वाला आपको पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक रिएक्शन है नाइट्राइल्स की फॉर्मेशन, नाइट्राइल से जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स के नाम से जो रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास CH3, CH2, CN,
इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ आप इसको हीट करेंगे, और कैटलिस्ट ले लेते हैं हम लोग अक्सर HCl इसमें, तो इसमें CN फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्राइल वाला जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया। तो अब ऑक्सीजन, उसके अलावा इसमें और जो नाइट्रोजन निकलेगा ना, ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। लेकिन क्योंकि आपने रिएक्टेंट में HCl भी लिया हुआ है, तो ये अमोनिया जो है वो HCl के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है। तो जो फाइनल इक्वेशन आप लिखते हैं इसकी, उसमें आपको अमोनियम क्लोराइड आप इसमें लिखेंगे, दिस विल गिव यू अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसकी बैलेंसिंग करने के लिए ऑक्सीजन अगर आप देखें तो वो बैलेंस नहीं है, तो वाटर के साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर लगाएंगे, बाकी बैलेंस हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। इसको करवाने के लिए भी हम हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं। तो इसकी जो रिएक्शन कंडीशन है दैट इज हीट अंडर रिफ्लक्स विथ, और एसिड जो हम लेते हैं वो डाइल्यूट एसिड लेते हैं। ठीक हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन मैंने आपको दिखा दी है टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। इसके अलावा फिर आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की अभी तक तो हमने जितने वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम देख चुके हैं, जिससे आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। फिर आयोडोफोम टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आपने अभी अभी देखा। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन का एक रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ है, जिसमें आपके हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स बनते हैं, वो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देख लिया था। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन्स का कोई अलग से और रिएक्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो एक और रिएक्शन आपको ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पता होना चाहिए। देखिए, एल्केन्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, कीटोन्स भी नहीं होते। लेकिन दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे हैं हमारे पास जिनको हम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ या ऑक्सीजन के साथ जबरदस्ती हीट करें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वो एक है हमारे पास मीथानोइक एसिड। इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं, हीट करूं, हॉट KMnO4 डाल दो, तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, जस्ट लाइक कंबशन रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देगा। इसके अलावा एक और मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ऑक्सीडाइज होता है, वो है इथेन डाइओइक एसिड। तो ये भी जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। बस यहाँ पे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं हो। इसका नाम होता है इथेन डाइओइक एसिड, और ऊपर वाला तो मिथानोइक एसिड है। ठीक है, ये वाले भी आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन के आपके पास कुछ टेस्ट है, फेलिंग्स, टॉलेंस, और आपका 2,4-DNPH। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक तो इनका जनरल टेस्ट है जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। कार्बोनाइल का मतलब जो है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और वो कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक रीजन यूज होता है जिसको आप कहते हैं 2,4-DNPH। उसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजी। अच्छा, 2,4-DNPH का जो स्ट्रक्चर है वो अब आपको याद नहीं करना होता, लेकिन इसके बारे में आपने बस ये चीज याद रखनी है जहन में कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कार्बोनाइल के साथ जब रिएक्ट होगा तो कौन से इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो रिएक्ट हो रहे होते हैं। इसके बारे में ये जरूर याद रखना है कि जो रिएक्शन है ना ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब है कि इसमें जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा। ये है 2,4-DNPH एक्चुअली। ये जब रिएक्ट करता है किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो दोनों एल्डिहाइड और कीटोन में एक कॉमन फीचर होता है कार्बोनाइल कार्बन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास है इथेनॉल,
तो इथेनॉल में कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा। अगर ये मैं प्रोपेनॉन भी बना दूं तो इसमें भी कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा। तो इसमें होता है क्या है कि ये वाले दो जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, यहाँ भी ना एक नाइट्रोजन होता है, तो ये दीज टू हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना होगा, अगर बना बनाया आ जाए तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ 2,4-DNPH और कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, एंड दिस विल एलिमिनेट वाटर। और ये यहाँ पे आके इस तरह से नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये चीज इस हद तक याद रखनी है। और उसका ऑफ कोर्स कलर चेंज, इस कंपाउंड ये जो बनता है इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का पीपीटी बनता है। 2,4-DNPH gives you orange PPT in the presence of carbonyl compounds। उसके बाद फिर आपने एल्डिहाइड के दो टेस्ट पढ़ने हैं। एल्डिहाइड के दो टेस्ट में एक कौन सा टेस्ट है, एक टॉलेंस रीजन का टेस्ट है और एक फैलिंग सोल्यूशन का टेस्ट है। तो वो कीटोन्स के लिए तो टेस्ट नहीं होते, सिर्फ कीटोन्स में वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। टॉल अगर एल्डिहाइड है तो टॉलेंस रीजन और फैलिंग सोल्यूशन दोनों जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। टॉलेंस रीजन के बारे में बस आपने ये याद रखना है कि ये आपका बेसिकली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है इसमें और साथ में अमोनिया है। ठीक है। अब ये जो है ना वो एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज ही करवा रहा है। इसमें से जो सिल्वर आइंस हैं ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। और जब ये खुद रिड्यूस होते हैं तो ये सिल्वर सॉलिड बनेगा, जो कि आपको ऑब्जर्वेशन में टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ सिल्वर मिरर कलर दे देगा। ठीक है। और जो एल्डिहाइड जिसमें आपने इसको डाल के हीट करा है वो एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। इसी तरह जो आपके पास फैलिंग सोल्यूशन है उसके बारे में आपने ये याद रखना है कि ये फैलिंग सोल्यूशन जो होता है वो आपका कॉपर ऑक्साइड, ये जो है वो इसमें ना कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस होते हैं, किसी वो कॉपर 2 सल्फेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं या डिफरेंट किसी भी कंपाउंड की फॉर्म में हो सकते हैं। ये भी एक तरह का आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन कीटोन्स को कुछ भी नहीं करता। तो इसमें जो कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस हैं ये खुद रिड्यूस होके कॉपर+1 आइन बना लेते हैं। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है वो कॉपर 1 ऑक्साइड बनता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और इसके भी जो है वो अक्सर रेड या फिर ऑरेंज पीपीटी देता है। 2,4-DNPH के साथ ना आपको वो ऑरेंज पीपीटी भी लिखे हुए होते हैं और ब्रिक रेड पीपीटी भी लिखे हुए होते हैं। मतलब आप ऑरेंज इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ऑरेंज कलर पीपीटी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। थके तो नहीं हो? देखिए आइसोमेरिज्म आपके पास दो तरह की है। एक है एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगेन, अच्छा इसकी डेफिनेशन पूछता है आपसे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन होती है, अगेन कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, in fact same structural formula
बट इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस, या डिफरेंट, हम कहते हैं इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट का। देखिए स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आपके पास चेन आइसोमेरिज्म होती है जिसमें ब्रांच अनब्रांच्ड आइसोमर बनते हैं। पोजिशनल आइसोमर होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, लाइक हैलोजन है तो वो आगे पीछे हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो आगे पीछे हो जाएगा, कार्बन की चेन डिफरेंट कार्बन पे आ जाएगा। इसी तरह आपका कीटोन है तो वो आगे पीछे हो सकता है, अल्कोहल आगे पीछे हो सकता है। फिर एक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में आप डिफरेंट कंपाउंड्स के आपस में फंक्शनल ग्रुप चेंज करके आइसोमर्स बना सकते हैं, बट यूजुअली वो कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, एल्कीन्स के जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनते हैं वो साइक्लो एल्केन्स बन रहे होते हैं। इसी तरह आपके अल्कोहल्स के जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनते हैं वो ईथर्स बन रहे होते हैं जिसमें सी ओ सी बॉन्ड आ रहा होता है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन रहे होते हैं वो एस्टर्स बन रहे होते हैं, और एल्डिहाइड के जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन रहे होते हैं वो कीटोन्स बन रहे होते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी फर्दर आपके पास टू टाइप्स होती हैं, जिसमें एक है आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसमें आपको एक और नाम से इसको बुलाया जाता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसमें आपके पास बेसिकली क्या होता है कि इसकी दो कंडीशंस है। इसकी अक्सर डेफिनेशन और कंडीशंस भी पूछता है, तो आपने डेफिनेशन में तो स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखनी है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस या डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। कंडीशंस में क्या लिखेंगे आप, इट मस्ट हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड अबाउट दिस कार्बन कार्बन double bond, both of these two double bonded carbon atoms must have different atoms or group of atoms attached. Each double bonded carbon atoms must have different atoms or group of atoms attached. ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप सेम एटम्स को आमने सामने रख के बनाएंगे तो सिस, ऊपर नीचे कर देंगे तो ट्रांस। जैसे अगर आपके पास ये है तो ये आपके सिस अरेंजमेंट हो जाएगी। इसकी ट्रांस अरेंजमेंट में आपका कोई एक ऊपर नीचे है तो आपको पता है कि रोटेशन की वजह से तो नहीं हुआ है, बराबर वाला जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा, तो वो ट्रांस अरेंजमेंट हो जाएगी। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट और मुश्किल होते हैं। जब पेपर वन आपका करीब आ रहा होगा तो पेपर वन की हम लोग जरा प्रिपरेशन करेंगे दोबारा से, तो उस वक्त बड़े डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन। आप लोग अभी पेपर टू करें, पेपर वन पे हम अलग से जान मारेंगे। फिर आपके पास आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नहीं नहीं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमर्स कब बनते हैं आपके पास, जब आपके पास बनता है कायरल कार्बन। कार्बन कायरल कार्बन का मतलब यह है कि ऐसा कार्बन जिसके फोर सिंगल बॉन्ड्स हो और चारों बॉन्ड्स पे डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हो, लाइक यहाँ पे एक Cl है, एक Br है, एक CH3 है, यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं, OH लगा देते हैं, तो इसकी फिर आप ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज बना रहे होते हैं। वो मिरर इमेज आप टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे और उसको लेटरली इन्वर्ट कर देंगे। नहीं, EZ नोटेशन की जरूरत नहीं है असिस्टेंस आइसोमेरिज्म में। चेन एंड पोजिशनल में देखो, चेन जो है वो ब्रांच एंड ब्रांच होती है ना। अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म कह रहा हूँ, ब्यूटेन है, इसको मैंने 2 मिथाइल प्रोपेन बना दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। पोजिशनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, जैसे ब्यूटेन 1 ऑल है, मैंने OH सेकंड कार्बन पे लगा दिया तो वो ब्यूटेन 2 ऑल बन जाएगा। क्लियर है भाई। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं कि क्वेश्चंस अभी करने ऑर्गेनिक के, हिम्मत बची है कुछ, या फिर हम किसी और दिन क्लास कैजुअल कर लें।
अभी बिल्कुल नहीं। किसी और दिन, मतलब फिर हम वेंसडे को करेंगे स्केड्यूल ना। आप लोगों का असल में पेपर 19 को है ना? आप लोगों का फर्स्ट पेपर कब है? मतलब फर्स्ट पेपर जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके एग्जाम, फर्स्ट किस सब्जेक्ट का है और कब है? आई गेस मैथ्स का आ रहा है पहला पेपर। P3 फिजिक्स का डेट तो बताएं, 2 मई को है। 29 अप्रैल फिजिक्स को है। 2 मई के बाद क्या है फिर? 20th में को फिजिक्स है। ओ, फिजिक्स पेपर 2 20th को है, 19 को केमिस्ट्री है। खतरनाक। कंप्यूटर साइंस है 9th मई को। 8 मई को बायोलॉजी है। अच्छा, वेंसडे को अगर हम क्लास रखें आपकी, ये काम किया ना आसान में। 6 मई को मैथ्स है। वेंसडे को हमारी डेट पड़ेगी 30th of April। मतलब वेंसडे को अगर आपकी क्लास रखी जाए तो अगले दिन आपका 30th को। 2 मई को किसी का, 2 मई को क्या है रामीन, आपका प्रैक्टिकल है? 2 को मैथ्स है। आसान आपका तो नहीं आ रहा, मैं आपका जोन अलग है आसान मेरे ख्याल से। सेम जोन डिफरेंट बोर्ड। रियली? एक्सेल है, ओके। तो आपका कैम यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 1 सारे एक साथ दे रहे हो? यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3। ठीक है। कल चलो, कल मैं देखता हूँ। हाँ, कल की जा सकती है वैसे। अच्छा है, कल कल करा के फारिग करो। बीच में मुझे पता है कि इतने कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ हो रहा होगा, मुश्किल होगी। कल का टाइम अगर मैं थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे बता दूं, कर लोगे मैनेज? ओके चलो।